हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे हो आप सब। और बच्चों, अभी लास्ट क्लास हमने अपना जो है कॉन्सेप्ट डेथ ख़त्म कर दिया, यानी कि पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया डेथ। अब उसकी प्रैक्टिस है आपके पास, प्रैक्टिस कीजिए और जो भी डाउट्स आए हैं वो आप पूछिए। और आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, अपनी पार्टनरशिप बुक का लास्ट चैप्टर, डेट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इसको करने के बाद हमारी पार्टनरशिप जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी सारी की सारी। सिर्फ एक चैप्टर पार्टनरशिप का रह जाएगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ 20-25 मिनट का चैप्टर है, डेट इज़ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो मैं सबसे लास्ट में करवाऊँगा। ठीक है, उसके बाद होगा हमारा लास्ट एनपीओ। तो ये बुक हमारी थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप बुक तो ख़त्म हो जाएगी, बट आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, मैं लेक्चर ख़त्म करवा रहा हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि आपको आज नहीं तो कल वो सारे के सारे लेक्चर सुनने ही पड़ेंगे। तो जो बच्चे सुन रहे हैं टाइम टू टाइम, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब जो सेकंड बुक शुरू होगी वो बिल्कुल पार्टनरशिप से अलग होगी। तो ये ज़रूर याद रखें कि फ़र्स्ट बुक और सेकंड बुक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सेकंड बुक करते ही कुछ बच्चे जिन्होंने फ़र्स्ट बुक अच्छे से नहीं सुनी होती वो भूल जाते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्लीज़ अपनी प्रैक्टिस को सही तरीके से करें और कंटिन्यूसली करते रहे, छोड़े ना उस चीज़ को। क्लियर है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है, डेट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, कॉन्सेप्ट जो है डेट इज़ कॉन्सेप्ट डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अभी तक आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, ठीक है, वो उन चैप्टर्स में कभी भी हमने फर्म को ख़त्म नहीं किया। हमारी फर्म हमेशा कंटिन्यू चलती रही है, पार्टनरशिप ख़त्म हुई है। जैसे आपने पहला चैप्टर पढ़ा था पार्टनर से रिलेटेड, डेट इज़ एडमिशन, जिसमें नया पार्टनर आया। अब जब नया पार्टनर आया तो उस वक्त क्या हुआ, फर्म तो वही थी ना, फर्म तो चलती रही। जैसे ए बी पार्टनर थे जो वो बिज़नेस कर रहे थे, सी के आने के बाद भी वही बिज़नेस चलता रहा। लेकिन ए और बी की जो पुरानी पार्टनरशिप थी वो ख़त्म हुई। यानी कि अगर कोई भी पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो पार्टनरशिप ख़त्म होती है पुरानी। लेकिन जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है, यानी कि जो बिज़नेस है, वो कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, अभी तक हमने यही पढ़ा है। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हमने क्या पढ़ना है, पहले हमने पार्टनर को एडमिट किया, फिर हमने पार्टनर को रिटायर किया, यहाँ तक कि हमने पार्टनर की डेथ भी कर दी। अब हम पढ़ेंगे कि भैया पूरी की पूरी फर्म ही बंद हो रही है, डिज़ोल्व हो रही है। हम पूरी की पूरी फर्म पे क्या लगा रहे हैं, ताला लगा रहे हैं, यानी फर्म हम बंद कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं। वाइंड अप का मतलब भी होता है फर्म को बंद कर देना। ठीक है, तो उसे ही डिसोल्यूशन कहते हैं। अब डिसोल्यूशन देखो, सीधी सी बात है भाई, फर्म पर लग गया ताला, यानी कि हमारी पार्टनरशिप फर्म होने जा रही है बंद, वो बंद हो गई। अब फर्म क्यों बंद होती है, किस लिए बंद होती है भैया, सीधी सी बात है, फर्म को बंद करने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब रीजंस मैं आगे डिस्कस करूंगा कि क्या क्या रीजंस है। अपनी मन मर्जी से फर्म ऐसे कभी बंद नहीं होती है। ठीक है, उसके रीजंस हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर फर्म पर ताला लग जाए तो देखो पार्टनर्स क्या करते हैं। ये तीन पार्टनर्स हैं, ए बी सी। तो ए ने कहा यार फर्म हमारी बंद हो गई, कोई भी रीज़न रहा हो, फर्म हो गई बंद। अब ए कह रहा है यार हम अब हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ का क्या होगा। हमारी फर्म पे तो ताला लग गया, लेकिन हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ का क्या होगा। तो बी पार्टनर कहता है यार मार्केट में उसे सेल कर देंगे। किसको सेल कर देंगे, कह रहा मार्केट में हम अपनी एसेट्स को बेच देंगे जितनी बिक सकती हैं। ऑब्वियसली फर्म बंद है, बंद फर्म हो चुकी है, बिजनेस चल नहीं रहा, तो उसके अंदर जितना भी फर्नीचर रखा है, मशीनरीज रखी हैं, ठीक है, उसका जो फर्म का जो नाम है उसको अपने पास रख के क्या करोगे जब फर्म ही नहीं चल रही। तो उसको क्या करते हैं, हम मार्केट में बेचते हैं। कैसे बेचते हैं, कौन से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब दूसरा जो लास्ट पार्टनर है सी, वो क्या इनको बोलता है, वो कहता है हाँ ठीक है, एसेट्स तो हम बेच देंगे, कह रहा और लायबिलिटीज़ को हम पे कर देंगे। आप फर्म बंद कर रहे हो, लेकिन अगर आपने बाहर वालों से अगर उधार ले रखा है, बैंक से लोन ले रखा है, क्रेडिटर से आपने गुड्स उधार ले रखा है आउटस्टैंडिंग आपके एक्सपेंसेस हैं, तो वो कह रहे हैं भैया वो आपको पे करने होंगे। कोई बाहर वाला पैसे थोड़ी ना छोड़ देगा, फर्म आपकी बंद हो रही है। बैंक वाले क्या कहेंगे, भैया फर्म आप बंद कर रहे हो, लोन तो हमारा वापस करो। तो सी कह रहा है भैया हम लायबिलिटीज़ को पे कर देंगे। कह रहे इस प्रोसेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम सभी पार्टनर्स को अपने रेशियो के हिसाब से डिवाइड करना होगा। सही बोल रहा है।
ए कंफ्यूज था, उसको बी ने नॉलेज दिया और पूरा नॉलेज दे दिया सी ने। तो ए बी सी ने आपस में मिलकर डिसाइड किया कि अगर हम अपनी फर्म को बंद कर देते हैं, उस पर ताला लगा देते हैं, तो हम मार्केट में अपनी एसेट्स को बेच सकते हैं, जितनी बिक पाएंगी उतनी हम बेच देंगे, और जितने हमने बाहर वालों से उधार ले रखा है हम वो सारा का सारा उधार हम वापस कर देंगे। इस प्रोसेस में मतलब एसेट्स और लायबिलिटी को बेचने में और लायबिलिटीज़ को पे करने में या तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि भैया ऐसा होगा कि एसेट बेच के आपने 10 लाख कमा लिया, लायबिलिटीज़ आपको पे करनी है 12 लाख की, तो 2 लाख आपको एक्स्ट्रा ही पे करना है, तो 2 लाख का नुकसान हो रहा है फार्म को। तो इस प्रोसेस में या तो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, तो वो फ़ायदा और नुकसान कौन झेलेगा? सभी पार्टनर्स अपने प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से उस नुकसान को झेलेंगे या फिर प्रॉफिट को आपस में बांटेंगे। क्लियर है? ये था हमारा डिसोल्यूशन का एक कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट है पूरा डिसोल्यूशन, और कुछ नहीं है। अब इसके कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है आपको, बिल्कुल देसी भाषा में समझाया है। अब इसको हम थोड़ा सा बच्चों किस में पढ़ेंगे, बुक की लैंग्वेज में, ठीक है? थोड़ा सा उसका डेफिनेशन वगैरह देखते हैं, मीनिंग वगैरह देखते हैं, वो सब। चलिए, तो कह रहा है कि डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये जो मैंने ब्लैक उसमें लिखा है ये याद रखें, ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस में आ सकता है कि डिसोल्यूशन का सेक्शन कौन सा है, ये सब पूछ सकते हैं। तो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इस एक्ट में सेक्शन 39 के अंदर ये लिखा गया था कि डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म। कह रहे हैं कि भैया पूरी की पूरी हम पार्टनरशिप ख़त्म कर रहे हैं सभी पार्टनर्स के साथ फर्म के अंदर, यानी फर्म के समेत सभी पार्टनरशिप हम ख़त्म कर रहे हैं। एज अ रिज़ल्ट इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स एंड। कह रहा है इसका रिजल्ट ये होगा जब हम फर्म को डिसॉल्व कर देते हैं, पार्टनरशिप को सब ख़त्म कर देते हैं, तो पार्टनर्स के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप होता है वो सारा का सारा एंड हो जाता है। सीधी सी बात है, कोई भी फर्म अगर आप अपने प्रॉफिट पर्पस से चला रहे हो तो आपके बीच में जो रिलेशनशिप होगा पार्टनर्स के बीच में वो इकोनॉमिक होगा, यानी कि मनी के टर्म्स में होगा। तो डिसोल्यूशन के टाइम पे वो एंड हो जाता है। अब मोड ऑफ डिसोल्यूशन के क्या रीज़न क्या है भैया कि डिसोल्यूशन हो जाता है, यानी फर्म वाइंड अप हो जाती है, बंद हो जाती है। रीज़न ये है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। सब ने आपस में मिलकर एग्रीमेंट किया होगा कि भैया इस डेट पे या इतने साल बाद या इस तारीख को हम अपना जो है फर्म जो है वो डिसॉल्व कर देंगे, बंद कर देंगे। कंपलसरी डिसोल्यूशन, कोई ऐसा रीज़न आ गया किसी भी पार्टनर की भैया डेथ हो गई या कुछ भी ऐसा रीज़न हो गया, पार्टनर्स मर गए, तो भैया वो तो कंपलसरी डिसोल्यूशन हो गया कि अब तो फर्म बंद करनी ही पड़ेगी, हम चल ही नहीं सकते आगे। या फर्म इंसॉल्वेंट हो गई, फर्म इतने ज़्यादा लॉस में चली गई कि आगे वो चल ही नहीं सकती, है ना, तो वहाँ पे आ जाता है कंपलसरी डिसोल्यूशन कि भैया अब तो फर्म को वाइंड अप करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये अब हम आगे चला नहीं सकते। बाय नोटिस, हाँ नोटिस दे दिया। बाय नोटिस ये क्या होता है? नोटिस एट अ विल। यहाँ पे मर्जी होती है कि 3 पार्टनर्स हैं, 3 में से एक पार्टनर ने नोटिस दे दिया कि भैया फर्म को ना इस XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है, इस रीज़न की वजह से फर्म को बंद कर दो। ये मैं कह रहा हूँ, सी ने नोटिस दिया कि मैं कह रहा हूँ कि यार फर्म इस हालात से गुजर रही है, जो भी कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी सर्कमस्टांस हो सकता है, मैं चाहता हूँ कि फर्म को बंद कर दिया जाए। तो वो अपनी इच्छा अनुसार फर्म को बंद करना चाहता है। अब इसमें जो बाकी के ए और बी पार्टनर्स हैं, अगर वो एग्री होते हैं तभी फर्म डिसॉल्व होगी, अदरवाइज फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, वो उनकी मर्जी है, ठीक है। तो वो नोटिस से भी फर्म बंद हो सकती है। ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, अब इवेंट में यार कोई भी ऐसा इवेंट आ गया यार कि हमें फर्म बंद करने पड़ गई, लाइक वही सेम जैसे पार्टनर्स की डेथ हो गई है, या फिर कोई इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर कोई पागल वागल हो गया पार्टनर, या कुछ भी XYZ इवेंट हो गया कि हमें अपनी फर्म को क्या करना पड़ सकता है, वहाँ पे वाइंड अप करना पड़ सकता है, यानी बंद करना पड़ सकता है। तो इन सब में अब हैपनिंग में और क्या चीज़ हो सकती है, जैसे फर्म जो है मान लो कि एक वेंचर, अब ये वेंचर क्या होता है, एक नाम होता है जॉइंट वेंचर। कभी कभार 2 लोग आपस में मिलते हैं, 2 से ज़्यादा लोग आपस में मिलते हैं। अब मान लो उनको एक बिल्डिंग बनानी है, तो 2 फर्म जो है वो आपस में मिल गई हैं, उन्होंने मिलके कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि भैया ये बिल्डिंग हम दोनों मिलके बना देंगे, डेट इज़ कॉल्ड जॉइंट वेंचर। अब उनका ये वेंचर जो इनकी जो डीड हुई है आपस में, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उनकी पार्टनरशिप बस उस बिल्डिंग बनने तक ही रहेगी,
बिल्डिंग बनने के बाद ऑटोमेटिकली जो उनके बीच में जो पार्टनरशिप है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी हमारी फार्म बंद होने का एक रीज़न होता है, ये भी एक इवेंट हो सकता है कि भैया उनके बीच जो वेंचर हुआ था, जो डीड हुई थी, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो पूरा हो गया और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टनरशिप को एंड कर दिया। ठीक है, डेथ होना जैसे मैंने बताया वो भी एक इवेंट है। क्लियर है? या फिर ये भी हो सकता है कि आपका बिजनेस अनलॉफुल है। अनलॉफुल वैसे कंपलसरी डिसोल्यूशन में आता है। अनलॉफुल क्या होता है कि भैया आप इलीगल बिजनेस कर रहे हो, आप सुपारी किलिंग कर रहे हो, आप ड्रग्स बेच रहे हो, आप गवर्नमेंट जिस चीज़ का आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे रही है, जिस चीज़ का आपको एग्री नहीं हो रही है गवर्नमेंट की आप ये बिज़नेस करो, आप वही बिज़नेस कर रहे हो, तो आपको वो बिज़नेस जो है वो बंद करना होता है। अगर वो किसकी नज़र में आ जाता है, लॉ की नज़र में आ जाता है, तो वो भी एक डिसोल्यूशन का इवेंट हो सकता है। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, अब कोर्ट जो है वो इसलिए, कोर्ट के पास तो बहुत सारे रीजंस हैं, वही सेम ये सारे रीजंस इसमें रिपीट हो जाते हैं। जैसे आपका बिजनेस अनलॉफुल है, बंद हो जाएगा। आपका कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड है, यानी कि आपकी तरह पागल है, तो भी आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा। आपके बिजनेस में कोई गिल्टी है, या फिर आपने कोई भी रूल गलत किया है, या फिर आप अपने क्या बोलते हैं उनको, टैक्सेस को आप सही तरीके से नहीं भर रहे हो, कुछ भी XYZ रीज़न अगर गवर्नमेंट को मिला तो कोर्ट आपको नोटिस दे देगा और आपकी फर्म को जो है वो बंद करना पड़ेगा। डेट इज़ कॉल्ड डिसोल्यूशन। ठीक है, तो अब ये सारे रीज़न थे जिसमें मैंने आपको बता दिया कि हमारी फर्म क्यों बंद हो सकती है। उसके बाद अब चलो फर्म तो हमारी बंद होने जा रही है, अब हम बात करते हैं कि जब हम फर्म का डिसोल्यूशन कर रहे हैं, फर्म को वाइंड अप कर रहे हैं, तो कौन कौन से अकाउंट्स को हम मेंटेन करते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है, बैंक और कैश अकाउंट मेंटेन किया जाता है। ये 3 अकाउंट इसमें कंपलसरी अकाउंट्स हैं। बाकी एक दो छोटे मोटे अकाउंट्स हैं, उनकी एज सच इसमें कोई नीड नहीं होती, वो मैं उसी वक्त बताऊंगा, लेकिन ये 3 अकाउंट तो बनते ही बनते हैं हर क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो ये 3 अकाउंट हमें बनाने हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक और कैश अकाउंट। अब ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है हम इसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक और कैश अकाउंट पीछे बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो आज जो आप नया अकाउंट सीखने जा रहे हो डिसोल्यूशन में वो है रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए देखो बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट को समझने से पहले आपको बैलेंस शीट को समझना होगा। तो बैलेंस शीट के थ्रू हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं और बहुत इजी है। डिसोल्यूशन बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि इसके अंदर हमें सिर्फ एक ही अकाउंट सीखना होता है, डेट इज़ रियलाइजेशन। और रियलाइजेशन अकाउंट भी एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हमें चीटिंग करनी होती है। चीटिंग किससे करनी होती है? क्वेश्चन के अंदर आपको बैलेंस शीट गिवन होती है, जो फर्म वाइंड अप हो रही होती है, जो फर्म मतलब डिसॉल्व होने वाली होती है, उसकी हमें बैलेंस शीट गिवन होती है। तो ये जो बैलेंस शीट है इसमें आपने क्या देखना है, इसके अंदर देखो सारी एसेट्स और ये हैं हमारी कुछ लायबिलिटीज़ और कैपिटल। अब जब फर्म बंद होती है तो फर्म क्या करती है, फर्म अपनी एसेट्स को बेचती है मार्केट में और अपनी लायबिलिटीज़ को पे कर देती है। क्लियर है? तो अब एसेट्स को बेचने के लिए और लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए कभी भी आप डायरेक्ट बैलेंस शीट से एसेट्स को नहीं बेच सकते। मतलब आप डायरेक्ट यहाँ से इन्वेस्टमेंट नहीं बेच सकते, बैलेंस शीट में से कोई भी एसेट डायरेक्ट नहीं बेची जाती। किसी भी एसेट को बेचने के लिए या लायबिलिटी को पे करने के लिए हमें एक अकाउंट मेंटेन करना होता है। फिर ध्यान से सुनेंगे, किसी भी एसेट को बेचने के लिए डिसोल्यूशन के टाइम पे या फिर लायबिलिटी को पे करने के लिए ओनली एट डिसोल्यूशन टाइम, मैं डिसोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, हर जगह नहीं। तो डिसोल्यूशन के टाइम पे कोई भी एसेट आप बेचते हो या लायबिलिटीज़ को पे करते हो तो उसके लिए हम एक अकाउंट मेंटेन करते हैं जिस अकाउंट का नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या नाम है बच्चों? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन, रिलीज करना, यानी कि एसेट्स को बेच देना, लायबिलिटीज़ को पे कर देना, हम उनको मतलब उनको ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो डेट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है ना? तो अब उस अकाउंट को हम मेंटेन करते हैं और उस अकाउंट के अंदर हम अपनी सभी एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं और सभी लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। एसेट्स को इसलिए ट्रांसफ़र करते हैं क्योंकि उन्हें बेचना होता है, और लायबिलिटीज़ को इसलिए ट्रांसफ़र करते हैं क्योंकि उनको पे करना होता है, और डायरेक्ट बैलेंस शीट में हम ये सब नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम मेंटेन करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखो
सबसे पहले बैलेंस शीट को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर आप मुझे ये बताओ कि ये जो एसेट्स हैं, जितनी भी मैंने ये एसेट्स लिखी हैं, इन एसेट्स में से ऐसी कौन सी एसेट्स हैं जो मार्केट में पैसों में नहीं बिक सकती? सोचो, सीधी सी बात है, ये दो एसेट्स ऐसी एसेट्स हैं, कैश और बैंक, ये आप किसी को नहीं बेच सकते क्योंकि वो ऑलरेडी कैश के ही फॉर्म में होती हैं। कैश और बैंक हमेशा कैश की फॉर्म में होते हैं, तो इसको कभी भी बिजनेस बेच थोड़ी ना सकता है, पैसों को नहीं बेचते हम। तो हम क्या बेचेंगे? कैश और बैंक के अलावा जितनी भी एसेट्स हैं वो हम सभी मार्केट में बेच सकते हैं। क्लियर है? लायबिलिटीज़ में ऐसा कुछ नहीं है। लायबिलिटीज़ में तो सारी लायबिलिटीज़ हमें पे करनी होती हैं एक्सटर्नल। मैं बात कर रहा हूँ एक्सटर्नल लायबिलिटी की, बाहर वालों का जो पैसा होता है वो हमें सभी सारा का सारा पे करना होता है। तो ये एसेट्स है हमारे पास। कैश बैंक को इग्नोर कर दो। डेटर, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, एंड लास्ट वन इज़ गुडविल। अब लायबिलिटी, पहले एसेट्स की बात कर लेते हैं। तो देखो, रियलाइजेशन अकाउंट हमने बनाया। रियलाइजेशन अकाउंट का जो नेचर है, इसका नेचर होता है नॉमिनल। इसका नेचर क्या होता है बच्चों? ये एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब ये होता है सेम जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, रिवैल्यूएशन भी एक नॉमिनल अकाउंट है, जिसका जो डेबिट साइड है उसमें सारे लॉसेस और एक्सपेंसेस आते हैं, और उसका जो क्रेडिट साइड है उसमें सारी इनकम और प्रॉफिट्स आते हैं। नॉमिनल इसी को बोलते हैं। अब यहाँ पर जितनी भी मेरे पास एसेट्स थी, मैंने सारी की सारी एसेट्स को बैलेंस शीट से निकाल कर कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टू एसेट्स अकाउंट, और एसेट्स अकाउंट में मेरे पास जितनी भी एसेट्स थी वो सारी ट्रांसफ़र की। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, गुडविल, इन्वेस्टमेंट। किसको छोड़ दिया मैंने? कैश और बैंक को, क्योंकि वो हम बेच नहीं सकते। तो सबसे पहले मैंने सारी की सारी एसेट्स को किया है ट्रांसफ़र। सर आपने ट्रांसफ़र किया है डेबिट साइड में, क्यों? क्योंकि बेटा एसेट्स क्या होती हैं? डेबिट ही होती हैं, तो ट्रांसफ़र भी कहाँ होंगी? डेबिट साइड में ही होंगी। सर आपने तो अभी बोला कि नॉमिनल अकाउंट में डेबिट साइड में लॉस आता है, फिर आपने एसेट्स क्यों? एसेट हमारी लॉस थोड़ी ना होती हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, इतना डेप्थ में अभी मत जाओ, आगे सब समझ आ जाएगा, लेकिन मैं इस सवाल का जवाब दे देता हूँ। देखो, ये नॉमिनल अकाउंट है फॉर श्योर, इसमें सभी लॉसेज आते हैं, डेबिट साइड में सभी इनकम आती है क्रेडिट साइड में, बट कब आती हैं? सबसे पहले हम अपनी एसेट्स को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, साथ ही साथ हम अपनी लायबिलिटीज़ को भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। एसेट डेबिट में ट्रांसफ़र होती है और लायबिलिटीज़ क्रेडिट में ट्रांसफ़र होती है। अब सवाल ये उठता है, एसेट और लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करने के बाद हम एसेट्स को मार्केट में बेचते हैं। एसेट्स को जब मार्केट में हम बेचते हैं तो एसेट को बेचने पे हमारे पास जो भी पैसा हम कमाएंगे वो हमारी इनकम होगा। वो इनकम होगा, उसको हम शो करेंगे क्रेडिट साइड में, वो अभी समझाऊंगा मैं। लायबिलिटी, क्योंकि जब आप एसेट्स को बेचोगे पैसा आएगा, आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी, इनकम इंक्रीज़ होगी, वो रियलाइजेशन में कहाँ पे आएगी? क्रेडिट साइड में। दूसरा, आपने जो लायबिलिटीज़ यहाँ पे सारी ट्रांसफ़र कर ली हैं, यानी कि जो बाहर वालों का पैसा है वो जो आपने यहाँ ट्रांसफ़र कर लिया है, आप बाहर वालों का पैसा भी आप पे करोगे। अगर आप बाहर वालों को पैसा देते हो, क्रेडिटर्स को पैसा देते हो, बिल्स पेबल को पैसा देते हो, तो आपका जो क्या होगा वहाँ पे? एक्सपेंस, नुकसान होगा, पैसा चला जाएगा। नुकसान कहाँ आता है? रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। ठीक है, तो ये भी मैं आगे आपको और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो फिर एसेट और लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करने के बाद जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं एसेट्स को बेचने का और लायबिलिटीज़ को पे करने का, उस प्रोसेस में जो हमें प्रॉफिट और लॉस होता है, उसके आधार पे इस अकाउंट को क्या बोला गया है? नॉमिनल अकाउंट। आप इस अकाउंट को ट्रांसफ़र एंट्री, जब हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं एसेट और लायबिलिटी को, उस बेसिस पे आप इस अकाउंट को जज नहीं कर सकते। इस अकाउंट को जज किया जाता है जब हम एसेट और लायबिलिटीज़ को पे करते हैं और एसेट्स को बेच देते हैं, उसके बाद प्रॉफिट और लॉस आता है, तब इसको क्या बोला जाता है? नॉमिनल अकाउंट। ये तो बेसिक है, क्लियर है? तो देखो, मैंने सारी की सारी एसेट्स को ट्रांसफ़र किया है डेबिट साइड में, क्योंकि एसेट्स डेबिट ही होती हैं, और मेरे पास यहाँ पे है लायबिलिटीज़। अब लायबिलिटीज़ में देखो, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, वन ऑफ द सेम थिंग। दोनों का मतलब एक ही होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी ये क्या होता है कि जब हमारा बैंक नेगेटिव चला जाता है। कैश क्रेडिट का मतलब भी यही होता है कि जब आपके अकाउंट में सफिशेंट फंड्स नहीं होते और आपको पेमेंट करनी होती है, तो आप अपने बैंक से क्या ले सकते हो? कैश क्रेडिट, यानी कि ओवरड्राफ्ट, यानी उधार ले सकते हो, नेगेटिव में जा सकते हो आप। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, देखो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये 3 ज़रा अभी साइड में रख देते हैं, ये भी, लेकिन ये भी हमारी एक लायबिलिटी है, इसको भी ट्रांसफ़र करेंगे। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, बैंक लोन, यहाँ तक हमारी जो लायबिलिटी है, इसमें मैंने सारी की सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ और ये 3 लायबिलिटीज़ को अभी छोड़ दीजिए, ठीक है, इसके बारे में मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये सारी की सारी जो लायबिलिटीज़ थी बैंक लोन तक, ये मैंने कहाँ ट्रांसफ़र कर दी, ये मैंने ट्रांसफ़र कर दी रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, तो लायबिलिटी की साइड आएगी बच्चों, क्रेडिट साइड आएगी। तो देखो यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, वो मैंने लिखा नहीं है, बट जो भी लायबिलिटी है सारी लिखेंगे यहाँ पे, क्लियर है। तो ये सारी की सारी लायबिलिटी मैंने लिख दी, इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र एंट्री। सारी एसेट्स को ट्रांसफ़र कर दिया, सारी लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये कौन सी एंट्री बन गई बच्चों, हमारी ट्रांसफ़र एंट्री। अब इस ट्रांसफ़र एंट्री की अगर हम जर्नल एंट्री सीखें, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट के साथ साथ इसकी जर्नल एंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जर्नल एंट्री इस बार आने के मैक्सिमम चांसेस हैं, तो इसकी जर्नल एंट्री भी सीख लेते हैं कि जब हम अपनी एसेट्स को और लायबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो जर्नल क्या बनेगी। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री, जब आप एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हो, एसेट्स कहाँ ट्रांसफ़र होती हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, इंक्रीज़ हो जाएगा, और सारी की सारी एसेट्स जो हैं वो बैलेंस शीट से निकल जाएंगी और वो कहाँ आ जाएंगी, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो जैसे ही बैलेंस शीट से आपने अपनी एसेट को निकाल दिया, बहुत ध्यान से सुनना, जैसे ही आपने अपनी बैलेंस शीट से एसेट्स को निकाल दिया, इट मीन्स आपकी फर्म अब क्या हो रही है, बंद होने जा रही है। और कौन से अकाउंट में डाल दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया, यानी बेचने के लिए डाल दिया। तो बेचने के लिए डाल दिया मतलब एसेट्स को आपने कर दिया ख़त्म, और कौन से अकाउंट में डाल दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि वो अब वो किसके लिए डाला है आपने, बेचने के लिए। तो सारी एसेट्स ट्रांसफर हो गए। अब यहाँ पे मैंने 2 एसेट्स लिखा है, एसेट्स तो बहुत सारी है ना, डेटर, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, ये सब क्लियर है। ये तो थी पहली एंट्री, ट्रांसफ़र एंट्री, इसको बोलते हैं हम बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। सेकंड एंट्री, फिर हमने अपनी लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया, तो लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र होती है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो लायबिलिटीज़ जैसे ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है तो वो होती है डेबिट, और रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो क्या हो जाता है, क्रेडिट। इस एंट्री का मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपने बैलेंस शीट से अपनी लायबिलिटीज़ को निकाला, बैलेंस शीट से जैसे ही लायबिलिटीज़ को निकाला, लायबिलिटीज़ हो गई ख़त्म। अब बिजनेस हो गया आपका टोटली वाइंड अप, क्योंकि आपने अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ ख़त्म कर दी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो लायबिलिटीज़ जैसे ही रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र हुई, लायबिलिटीज़ हो गई ख़त्म, रियलाइजेशन हो गया क्रेडिट, बढ़ गया। मतलब लायबिलिटीज़ अब रियलाइजेशन में आके रियलाइजेशन को इंक्रीज़ कर देती हैं। तो लायबिलिटीज़ हुई ख़त्म, रियलाइजेशन हो गया डेबिट। अब रियलाइजेशन के ऊपर एक क्या जिम्मेदारी आ गई, वो इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि अब हमें लायबिलिटीज़ को क्या करना है, पे करना है। क्या करना है बच्चों, पे करना है। तो लायबिलिटी ख़त्म करके हमने उसका क्या नाम रख दिया है, रियलाइजेशन, क्लियर है। तो अब ये 2 एंट्री है, इनको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र एंट्रीज, बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, बीइंग लायबिलिटीज़ ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, ठीक है। ये 2 एंट्री समझ आती है। ट्रांसफ़र के बाद बैलेंस शीट से अब हमें कुछ लेना देना नहीं है, बैलेंस शीट हमारी अब कैंसिल हो चुकी है। अब उसके बाद बारी आती है एसेट्स को मार्केट में बेचने की। अब आप खुद सोचो, आपके पास ये जितनी भी एसेट्स हैं, क्या ये सारी की सारी एसेट्स मार्केट में 100% आप श्योर हो के बिक जाएंगी? नहीं सर, ज़रूरी नहीं है, कुछ बिक भी सकती हैं और कुछ नहीं भी बिक सकती। तो ठीक है, जो बिकेंगी है ना, जो बिकेंगी वो हमें पैसा देकर जाएंगी, और पैसा हमें मिलेगा तो हमारी क्या होगी, इनकम। और इनकम कहाँ आती है बच्चों, क्रेडिट साइड पे। तो देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, टू बैंक अकाउंट, और नीचे क्या लिखा है, एसेट्स रियलाइज्ड। टू बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड, ये जो टू बैंक मैंने लिखा है, ये मेरे पास पैसा आया है, मेरी इनकम बढ़ी है, किसकी वजह से, एसेट्स को बेचने की वजह से। अब इसके अंदर ये सारी एसेट्स भी बिक सकती हैं, और इसके अंदर 3-4 एसेट्स छोड़कर बाकी भी बिक सकती है। ज़रूरी नहीं कि सारी एसेट्स बिकी हों। सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो एसेट्स बिक रही है या नहीं? बेटा साफ सी बात है, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में गिवन होगा, जो एसेट्स बेच रहा होगा वो एडजस्टमेंट में देगा, और जिसके बारे में कुछ नहीं बोला वो नहीं बिकेगी, उसको हम यहीं रहने देंगे। ठीक है। ठीक है, तो एसेट्स बिकती है, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आता है क्योंकि इनकम बढ़ता है। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, एसेट्स बेचने की? बेटा देखो,
यहाँ पे एक लॉजिक बहुत ध्यान से समझना। पहली बात तो याद रखना, रियलाइजेशन में एक बार एसेट्स को ट्रांसफ़र करने के बाद एसेट्स हो जाती है ख़त्म। अब कभी भी एसेट्स का नाम दोबारा आप नहीं ले सकते। यानी कि अगर आपने यहाँ पे रियलाइजेशन टू फर्नीचर लिख दिया है तो अब नीचे किसी और एंट्री में फर्नीचर नहीं आ सकता, क्योंकि फर्नीचर आपने ऑलरेडी क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है, यानी कैंसिल कर दिया। अब वो बिज़नेस का पार्ट नहीं है, अब वो सिर्फ एक कबाड़ है आपके लिए जो आपको बेचना है और उससे पैसे कमा के प्रॉफिट कमाना है, बस। तो यहाँ पर जैसे ही आपने बेचा आपको मिला पैसा, यानी कि आपने अपना बैंक अकाउंट बढ़ा दिया, एसेट्स को बढ़ा दिया। और टू, फर्नीचर बेचने पे आपको हुई है इनकम। इनकम कहाँ जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कुछ बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं, वो लिखते हैं बैंक टू फर्नीचर, फर्नीचर बिका है तो वो बैंक टू फर्नीचर लिखते हैं, गलत। जब आपने एक बार एसेट्स को यहाँ पे ख़त्म कर दिया, ठीक है, एसेट्स को यहाँ पे ख़त्म कर दिया, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करने के बाद सभी एसेट्स ख़त्म हो जाती हैं, उनका दोबारा नाम नहीं लिखा जाता। ये अपने माइंड में बिठा लेना। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आपने अपने रिवेन्यू को बढ़ाया है, इनकम को बढ़ाया है, पैसे मिले हैं, और एसेट्स को बढ़ाया है। ये सभी एसेट्स के लिए भाई, फर्नीचर बेचो, बिल्डिंग बेचो, तुम नाम मत लिखना, क्या आएगा, बैंक टू रियलाइजेशन यानी कि इनकम। अब दूसरी बात, एक मिनट यार, अब सही है। अब दूसरी बात, ये तो आपने एसेट्स को बेचा तो आपने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर एसेट्स बेचने के बाद हमें क्या पे करनी होती हैं, लायबिलिटीज़। और लायबिलिटीज़ कौन सी पे करोगे बच्चों, जो आपने बाहर वालों से उधार लिया है। बाहर वालों से उधार मतलब जैसे बैंक से लोन लिया है, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेएबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, बैंक लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये सारा पैसा आपने बाहर वालों से उधार लिया है, तो आपको ये पैसा पे करना होता है। ठीक है, ये पैसा आपको क्या करना होता है, पे करना होता है। अब एक बात बताओ, आप क्रेडिटर को पैसे दोगे, आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस? सर लॉस है। लॉस कहाँ पर आता है, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में ये देखो, यहाँ मैंने क्या लिखा है, टू बैंक, और यहाँ क्या लिखा है, लायबिलिटीज़ पेड। तो लायबिलिटी को जब मैं पे करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, टू बैंक। अब सवाल ये उठता है, जैसे मैं यहाँ समझा रहा था कि बेटा एसेट्स क्वेश्चन में जितनी बोलेगा उतनी ही हम बेच सकते हैं, लेकिन लायबिलिटीज़ क्वेश्चन में चाहे बोला हो या क्वेश्चन में ना बोला हो, आपको सारी की सारी लायबिलिटीज़ पे करनी ही होती हैं भैया, क्योंकि लायबिलिटीज़ को पे करना हमारे हाथ में नहीं है भैया। बाहर वाले तो हमारे सर पे खड़े होकर पैसे मांगेंगे ना, तो आपको उनको पैसा पे करना ही होगा। तो जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी पे होती हैं, चाहे क्वेश्चन में बोला हो या फिर ना बोला हो। तो लायबिलिटीज़ पे करने पर हुआ लॉस, हमने रियलाइजेशन के डेबिट साइड पर लिखा है टू बैंक। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या है, इसकी जर्नल एंट्री देखो। तो लॉस में रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो हमारा हो जाता है डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं और हमारे हाथ से जा रहा है पैसा, हमारे मतलब फर्म के हाथ से। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, अपने एक्सपेंसेस यानी लॉसेस को बढ़ा दिया और एसेट को कम कर दिया, क्योंकि आप पैसे दे रहे हो। तो यहाँ पे अब कुछ बच्चों का सवाल ये हो सकता है कि सर आपने लायबिलिटीज़ क्यों नहीं लिखा। सेम जैसे ही आपने यहाँ पे एसेट्स को ट्रांसफ़र किया था तो एसेट ख़त्म हो गया था, फिर दोबारा एसेट का नाम नहीं आता। वैसे ही सेम जैसे आपने यहाँ लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करके उनको ख़त्म किया, तो अब दोबारा जब आप लायबिलिटीज़ को पे करोगे तो लायबिलिटीज़ का नाम नहीं आएगा, सिर्फ उसका नुकसान आएगा, यानी कि रियलाइजेशन क्या होगा, डेबिट टू बैंक। दोबारा कभी भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ का नाम ना लिखें, ना लिखें, ना लिखें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, चलो हमने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को बेच दिया और लायबिलिटीज़ को पे कर दिया। अब आते हैं आगे, हमने क्या क्या सीखा, ट्रांसफ़र, हमने फिर क्या सीखा, एसेट्स को बेचना, लायबिलिटीज़ को पे करना। अब थोड़ा और नीचे आते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है टू बैंक अकाउंट अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज्ड। देखो कभी कभार क्या होता है, ये जो मैंने आपको बैलेंस शीट बनवाई है इसके अंदर कुछ सारी एसेट्स नहीं है। कभी बार क्या होता है कि हमें नीचे एडजस्टमेंट में, यहाँ पर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में लिखा होता है कि अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट या फिर अनरिकॉर्डेड कोई भी XYZ एसेट। तो अनरिकॉर्डेड एसेट जो होती है वो बैलेंस शीट में नहीं होती, बहुत ध्यान से सुने। अनरिकॉर्डेड एसेट जो होती है वो बैलेंस शीट में नहीं होती, वो कहाँ होती है, नीचे एडजस्टमेंट में। तो एक बात बताओ, जो चीज़ बैलेंस शीट में नहीं है, जो चीज़ बैलेंस शीट में नहीं है वो चीज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकती। तो सर फिर हम क्या करते हैं, देखो बेटा, जो अनरिकॉर्डेड एसेट है उसको हमेशा क्या करेंगे, डायरेक्ट बेच देंगे।
अब सर हर बार बेचेंगे? हाँ, क्वेश्चन में अगर नीचे अनरिकॉर्डेड एसेट लिखा है तो वो सिर्फ और सिर्फ बेचने के लिए ही बनी है। अनरिकॉर्डेड एसेट बिकेगी ही बिकेगी, चाहे कुछ भी करो। स्पेसिफिकली उसने ये बोला है कि अनरिकॉर्डेड एसेट को नहीं बेचा है, वैसे ऐसा कभी होगा नहीं, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। वैसे हमेशा बेचेगा ही बेचेगा, तो अनरिकॉर्डेड एसेट हमेशा बिकेगी और एसेट जब भी बिकती है हमें क्या होगा? प्रॉफिट। ठीक है ना? प्रॉफिट कहाँ आता है? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। तो अनरिकॉर्डेड एसेट को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, अनरिकॉर्डेड एसेट को हम सिर्फ क्या करेंगे? डायरेक्ट रियलाइज़ करेंगे, यानी बेचेंगे। तो उसकी एंट्री भी क्या हो जाएगी? उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ा दो क्योंकि पैसा आएगा, टू, देखो जैसे मैं अब ये गलती करने जा रहा था, मैं यहाँ पे लिखना था अनरिकॉर्डेड एसेट, गलत। मैंने क्या कहा है? कभी भी नाम नहीं आएगा एसेट का, क्या आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। हमारा वही सेम चीज़, हमारा रिवेन्यू बढ़ा क्योंकि हमने अनरिकॉर्डेड एसेट को बेचा और साथ ही साथ एसेट बढ़ गई, पैसा आ गया हमारे पास। क्लियर है? तो ये था अनरिकॉर्डेड एसेट्स को बेचना। इसके सबके बीइंग में लिख दूंगा। चलो यहाँ पे तो हमने अनरिकॉर्डेड एसेट देख लिया, अब नीचे और देख लेते हैं लास्ट चीज़ इसमें, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कभी कभार क्या होता है, जब फर्म डिज़ोल्व होने लगती है, ABC 3 पार्टनर है, फर्म डिज़ोल्व हो रही है, फर्म के पास फर्नीचर है, बिल्डिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक पार्टनर कहता है यार ये फर्नीचर मुझे दे दो, मुझे चाहिए फर्नीचर, मेरे को दे दो फर्नीचर, अगर आप फर्म बंद ही कर रहे हो तो अगर कोई भी पार्टनर फर्म की कोई एसेट लेकर जाता है और वो उसके बदले में कैश दे देता है तो ठीक है, वो तो टू बैंक में आ जाएगा अगर पैसा मिलता है तो। और अगर वो पैसा नहीं देता है तो फर्म को क्या करना चाहिए बच्चों? मैंने एडमिशन में भी समझाया था, पार्टनर अगर फर्म की एसेट लेकर जाता है तो फर्म उसके कैपिटल अकाउंट में से पैसा निकाल लेती है। तो फर्म अगर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से पैसा निकालेगी तब भी फर्म का क्या होगा? फ़ायदा होगा, क्योंकि फर्म अगर पार्टनर की कैपिटल को कम करती है, इट मीन्स फर्म को अब पार्टनर को पैसा कम देना है। मान लो पार्टनर को 10 लाख रुपए देने थे, फर्म जब बंद हो रही थी, पार्टनर 1 लाख रुपए का फर्नीचर ले गया, तो अब फर्म उसको कितने रुपए देगी? 9 लाख रुपए देगी। 1 लाख रुपए का फर्म ने उससे क्या कमा लिया? प्रॉफिट कमा लिया फर्नीचर के बदले में। ठीक है, तो इसलिए अगर पार्टनर कभी भी फर्म के एसेट लेकर जाता है तो फर्म को वो क्या होता है? प्रॉफिट होता है, तो फर्म उसके कैपिटल से उतना पैसा निकालती है, तो वो आता है क्रेडिट साइड में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। अब इसी चीज़ को अगर हम जर्नल एंट्री के थ्रू समझते हैं तो आप एंट्री क्या करोगे भाई? सोचो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मैंने क्या कहा था? एसेट्स का और लायबिलिटीज़ का नाम नहीं आएगा। क्लियर है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने क्या किया? पार्टनर की कैपिटल को किया डिक्रीज और अपने इनकम को दिया बढ़ा। क्लियर है? तो ये करते हैं, अगर कोई पार्टनर फर्म से एसेट लेकर जाता है तो हम उसके कैपिटल से पैसा निकाल लेते हैं, फर्म की इनकम बढ़ जाती है। तो ये मैंने आपको कौन सी साइड समझा दी? मैंने ये वाली साइड समझा दी। अब ज़रा ये लॉस की एंट्री हम बाद में करते हैं, ये बाद में सिखाता हूँ। अब आइए ज़रा यहाँ पे हमने कहाँ तक सीखा था? लायबिलिटीज़ पेड तक। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है? टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में क्या लिखा है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जब फर्म डिज़ोल्व हो रही होती है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ ये रियलाइज़ हो रही होती हैं, रिलीज़ हो रही होती हैं, तो उस वक्त कुछ खर्चा होता है। रियलाइजेशन के टाइम पे रियलाइजेशन का कुछ एक्सपेंस होता है, तो वो फर्म को पे करना पड़ता है। तो फर्म अगर पे करेगी, फर्म के लिए होगा नुकसान, वो रियलाइजेशन क्या आएगा? डेबिट साइड में, तो उसकी जर्नल क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट कर देंगे डेबिट टू बैंक अकाउंट। किसी भी एक्सपेंस का नाम नहीं लिखना, क्योंकि रियलाइजेशन को डेबिट करने का मतलब ही लॉस होता है, रियलाइजेशन को क्रेडिट करने का मतलब ही इनकम होता है। किसी भी लायबिलिटीज़, किसी भी एक्सपेंस, किसी भी एसेट का नाम आपको नहीं लिखना, नहीं लिखना, नहीं लिखना। मैं फिर कह रहा हूँ, प्लीज़ ये गलतियाँ मत करना। तो एक्सपेंसेस हमारे बढ़ चुके हैं और एसेट हमारी कम हो चुकी है। ठीक है, ये कब हुआ? बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे किया गया। अब देखो उसके नीचे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। अब सीधी सी बात है यार, अगर पार्टनर फर्म की एसेट्स ले जा सकता है तो पार्टनर फर्म के खर्चे भी पे कर सकता है। अब एक पार्टनर था, उसने फर्म का XYZ रियलाइजेशन का खर्चा था, वो फर्म को भरना था, भर दिया पार्टनर ने।
अब फर्म का खर्चा अगर पार्टनर भरता है तो फर्म किसको पे बैक करेगी, फर्म पे बैक करेगी किसको, पार्टनर को। तो फर्म का खर्चा अगर पार्टनर करता है तो फर्म उसको वापस करती है, और फर्म जैसे ही पैसा उसको वापस कर देती है फर्म को फिर से क्या हो जाता है, नुकसान। और नुकसान हमेशा कहाँ आता है, नुकसान आता है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे अब आप लिखोगे क्या, रियलाइजेशन को आप डेबिट करोगे क्योंकि नुकसान हो रहा है, और ये नुकसान जो है इसकी भरपाई की थी पार्टनर ने, तो फर्म किसको पैसा वापस कर रही है, पार्टनर को उसकी कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। बात क्लियर समझ आती है, क्यों इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि उसने फर्म का एक्सपेंस पे करा था, फर्म उसको उसका एक्सपेंस वापस पे कर रही है, फर्म का खर्चा हुआ। क्लियर है। अब यहाँ पर आता है क्या, टू बैंक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ पेड। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज सेम जैसे अनरिकॉर्डेड एसेट है वैसे ही है। यहाँ पे कुछ ऐसी लायबिलिटीज़ आ सकती हैं जो, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी लायबिलिटीज़ होती हैं जो जिनका नाम यहाँ ना आके, सॉरी, जिनका नाम बैलेंस शीट में ना आके नीचे एडजस्टमेंट में आता है, जैसे अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो जो चीज़ अनरिकॉर्डेड है वो बैलेंस शीट में नहीं है, तो जो चीज़ बैलेंस शीट में नहीं है ये याद रखना वो यहाँ पे ट्रांसफ़र भी नहीं हुई होगी, रियलाइजेशन अकाउंट में वो ट्रांसफ़र भी नहीं हुई होगी। तो ट्रांसफ़र नहीं होगी तो क्या करेंगे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हमेशा डायरेक्ट करते हैं हम पेड। तो वो ट्रांसफ़र एंट्री में नहीं आती, वो सीधा कौन सी एंट्री में आती है, पेड की एंट्री में। जैसे एसेट्स को होता है ना, अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमेशा बेचने की एंट्री में आती है, जब हम उसे बेचते हैं, रिलीज करते हैं, वैसे ही लायबिलिटी का भी सेम है। लायबिलिटीज़ अगर अनरिकॉर्डेड है तो वो यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगी, यहाँ पे उसका नाम नहीं आएगा। फिर सुन लो, उसका सीधा डायरेक्ट क्या करेंगे, हम उसको पे कर देंगे। तो जब आप उसको पे करोगे तो उसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, भैया अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ अगर पे हो रही हैं तो फर्म के लिए तो लॉस ही है, क्योंकि फर्म के जेब से पैसा तो जा ही रहा है। तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट, अपना खर्चा बढ़ाया फर्म ने, टू बैंक, क्योंकि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ को फर्म ने किया है पे। ठीक है, तो यहाँ पे वही सेम चीज़, एक्सपेंस बढ़ाया और एसेट्स को कम किया क्योंकि पैसा फर्म की जेब से निकल गया। तो ये सारी एंट्रीज़ मैंने आपको समझा दी, ये बेसिक एंट्रीज़ हैं। अब उसके बाद बारी आती है, अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, ये जो क्रेडिट साइड है ये होती है हमारी इनकम साइड। रियलाइजेशन की जो क्रेडिट साइड है ये हमारी इनकम साइड होती है, और ये जो डेबिट साइड है ये हमारी लॉस साइड होती है। मान लो ये साइड हमारी आती है 15 लाख और ये वाली साइड आती है हमारी टोटल करके कितनी, मान लो 12 लाख। 15 लाख इनकम माइनस एक्सपेंस 12 लाख, कितने का गेन हुआ, हमें 3 लाख का गेन हुआ। तो वो 3 लाख का जो गेन है वो हम कहाँ शो करेंगे, टू गेन ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें बांट दो उनके प्रॉफिट रेशियो में 3 लाख को। उल्टा कर दो, हमारी इनकम है 12 लाख और एक्सपेंसेस आ गए हमारे 15 लाख। इनकम कितनी है बच्चों, 12 लाख और एक्सपेंसेस है 15 लाख। कितने का लॉस हुआ, 3 लाख का लॉस। 3 लाख का लॉस कहाँ आएगा, यहाँ पे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनके रेशियो में बांट देना, क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, अब इस गेन, लास्ट एंट्री कौन सी बची है, गेन की और लॉस की। तो गेन और लॉस अगर आप पार्टनर में बांटोगे तो ये आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी सीखा है, बस रीवैल्यूएशन अकाउंट को हटाकर आपको क्या लगाना है वहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्रीज़ में कोई डिफरेंस नहीं था, बस रीवैल्यूएशन की जगह हम रियलाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो जहाँ पे कई बार क्या गलती करते हैं, वो रियलाइजेशन को रिवैल्यूएशन लिख देते हैं और रिवैल्यूएशन को रियलाइजेशन लिख देते हैं। तो बेटा प्लीज़ ये रियलाइजेशन आप भी कर लेना थोड़ा सा, कि वो देख लेना चैप्टर कौन सा है, किस में रिवैल्यूएशन और किस में रियलाइजेशन है। ठीक है, तो ज़रा हम लास्ट एंट्रीज़ कर लेते हैं। लास्ट एंट्रीज़ हमारी किसकी होंगी, गेन और लॉस की बांटने की। तो ये देखो, तो देखो बच्चों एंट्रीज़ मैंने लिख दी हैं। जब आप रियलाइजेशन का गेन ट्रांसफ़र करते हो तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस केस में क्या होता है, फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया होता है, जो इनकम कमाई होती है रियलाइजेशन के थ्रू, उसको वो ख़त्म करते हैं और उस इनकम को किस में बांट देते हैं, पार्टनर्स में। तो जिससे फर्म की इनकम ख़त्म हो जाती है, प्रॉफिट गेन ख़त्म, और वो किसको मिल जाता है, पार्टनर्स कैपिटल को, इसलिए उनकी कैपिटल बढ़ जाती है जब ये रियलाइजेशन का क्या बांटते हैं, गेन। तो उसके बाद अगर आप रियलाइजेशन का लॉस पार्टनर्स में बांटोगे तो लॉस फर्म अपने पास
पास ना रखकर पार्टनर्स में बांट देती है, जिससे फर्म का एक्सपेंस यानी कि लॉस ख़त्म हो जाता है और वो किस में बढ़ जाता है, पार्टनर्स में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पार्टनर की जो कैपिटल है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ यानी कि कम, इसलिए वो डेबिट हो जाती है। तो ये दो एंट्रीज़ थी प्रॉफिट और लॉस की, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस, तो उसके हिसाब से आप एंट्रीज़ करेंगे। तो ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें, पूरा चैप्टर मैंने आपको रियलाइजेशन का इसी तरीके से समझा दिया है। अब इसमें एक दो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, हम वो कवर अप करते रहेंगे क्वेश्चंस के साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इसका क्वेश्चन के ऊपर होगा। ये पूरा लेक्चर इसका कॉन्सेप्ट के ऊपर था, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।